हिंदुस्तान के इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती। वो लड़ी जाती हैं आने वाली सदियों की तकदीर लिखने के लिए। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त जंग की कहानी में चलेंगे, जहां एक तरफ थे राणा सांगा और दूसरी तरफ बाबर, और दांव पर लगा था पूरा हिंदुस्तान। तो चलिए चलते हैं 16वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त भारत कैसा था? सोचिए, ये एक बटी हुई जमीन थी जहां कई अलग अलग ताकतें आपस में ही उलझी हुई थीं। और जो दिल्ली सल्तनत कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, वो अब काफी कमजोर पड़ चुकी थी। एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। और इस खालीपन को भरने के लिए जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आया, वो थे मेवाड़ के राणा सांगा। जैसा कि बाबर की ही जीवनीकार शेख जैन ने लिखा है, उस वक्त उनका रुतबा ऐसा था कि उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। तो बस कहानी की स्टेज अब पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर राजा और दूसरी तरफ सब कुछ जीतने का सपना देखने वाला एक हमलावर। ये टकराव तो होकर ही रहना था। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ राणा सांगा, एक मंझे हुए अनुभवी योद्धा जो एक बहुत बड़े गठबंधन के लीडर थे, और दूसरी तरफ बाबर, जिसकी सेना तो छोटी थी लेकिन बहुत अनुभवी थी, और उसके पास एक ऐसा हथियार था जो गेम बदलने वाला था, बारूद। दोनों की मंजिल एक ही थी, हिंदुस्तान। लेकिन रुकिए, इनकी असली फाइनल लड़ाई से पहले एक और टक्कर हुई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत जरूरी थी। और ये थी बयाना की लड़ाई। हुआ ये कि बाबर की सेना ने पहले बयाना के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन राणा सांगा ने फौरन एक्शन लिया। उनकी सेना ने न सिर्फ किले को घेरा, बल्कि मदद के लिए आ रही मुगल सेना को भी बुरी तरह से हरा दिया। ये भारत में बाबर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, उसकी पहली बड़ी हार। अब सोचिए, इस हार का असर क्या हुआ होगा। जैसा कि हिस्टोरियन जीएन शर्मा बताते हैं, बाबर की सेना का तो मनोबल ही टूट गया। वो राजपूतों की ताकत देख के सच में डर गए थे, और इसी डर ने एक ऐसे महामुकाबले की जमीन तैयार की जिसमें सब कुछ दांव पर लगने वाला था। तो बयाना के लड़ाई के ठीक एक महीने बाद आगरा के पास खानवा के मैदान में ये दोनों सेनाएं एक बार फिर आमने सामने थी, और इस बार ये आखिरी और निर्णायक जंग थी। सेनाओं के साइज में तो जमीन आसमान का फर्क था। राणा सांगा के गठबंधन सेना बाबर की सेना से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। मतलब कागज पर तो राजपूतों की जीत एकदम पक्की लग रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हुआ क्या? जब राजपूतों के पास इतनी बड़ी सेना थी, तो वो ये लड़ाई हार कैसे गए? बाबर ने आखिर ऐसा क्या किया कि पूरा का पूरा पासा ही पलट गया? इसका जवाब हमें 3 चीजों में मिलता है: टेक्नोलॉजी, एक बिल्कुल नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी, और एक ऐसा धोखा जिसने लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो चलिए बाबर की इस कमाल की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। उसने एक डिफेंसिव अटैक फॉर्मेशन बनाया, बीच में अपनी तोपें और बंदूकें रखीं, और उनकी हिफाजत के लिए आगे बैलगाड़ियों की एक दीवार बना दी जिन्हें जंजीरों से बांधा गया था। इन गाड़ियों के बीच में से हमला करने के लिए जगह छोड़ी गई थी, और किनारों पर अपने सबसे बेहतरीन घुड़सवारों को रिजर्व में रखा था, ताकि सही मौके पर दुश्मन को घेर सकें। ये उस समय के लिए एक बिल्कुल नई रणनीति थी। तो जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राणा सांगा ने जोरदार हमला किया, लेकिन उनका सामना हुआ बाबर की तोपों और बंदूकों से। उन तोपों के धमाकों और गोलियों की आवाज से राजपूत सेना के हाथी बिदक गए। वो डर के मारे पागल हो गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। पहला हमला पूरी तरह से नाकाम हो गया। लेकिन राजपूत योद्धा भी कहाँ हार मानने वाले थे। अपनी भारी संख्या और जबरदस्त हिम्मत के दम पर उन्होंने घंटों तक मुगल सेना पर ऐसा दबाव बनाया कि एक वक्त तो ऐसा लगा कि बाबर की सेना बस टूटने वाली है। और फिर ठीक उसी मोमेंट पे, जब लग रहा था कि लड़ाई किसी भी तरफ जा सकती है, हुआ एक धोखा। राणा सांगा के एक बहुत जरूरी कमांडर रायसेन के सिलहदी अपनी पूरी टुकड़ी के साथ लड़ाई के बीच में ही बाबर से जा मिले। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इस एक धोखे ने राजपूत सेना का मनोबल तोड़ दिया और उन्हें मैदान में ही अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया, जिससे पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। और जैसे ये काफी नहीं था, इसी उथल पुथल के बीच राणा सांगा को एक गोली लग गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े। अब सेना का लीडर ही नहीं रहा, और बस राजपूत सेना बिखर गई और उनकी हार तय हो गई।
खानवा की बस इस एक लड़ाई ने हिंदुस्तान की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या, इसके नतीजे क्या निकले। सबसे पहली बात, इस एक जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को एकदम पक्का कर दिया। दूसरी, राणा सांगा का जो इतना बड़ा और शक्तिशाली गठबंधन था वो टूटकर बिखर गया। तीसरी बात, अब भारत में लड़ाई का तरीका बदल गया, बारूद यानी तोप और बंदूक का इस्तेमाल आम हो गया। और सबसे बड़ी बात, भारत के इतिहास का रुख ही पूरी तरह से बदल गया। अब इस लड़ाई को देखने का एक और एंगल भी है और ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ एक धर्मयुद्ध थी? देखिए, कुछ पुराने इतिहासकार जैसे कि रशब्रुक विलियम्स मानते थे कि ये राणा सांगा के नेतृत्व में एक राजपूत महासंघ था और उनका मकसद दिल्ली में एक हिंदू साम्राज्य बनाना था। लेकिन क्या बात इतनी सीधी सादी थी? जब हम सबूतों को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है। हकीकत तो ये है कि सांगा के गठबंधन में सिर्फ राजपूत नहीं थे। हसन खान मेवाती जैसे कई बड़े मुस्लिम सरदार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। और इससे भी बड़ी बात, इस गठबंधन का मकसद राणा सांगा को राजा बनाना नहीं, बल्कि एक अफगान मुस्लिम महमूद लोदी को दिल्ली का सुल्तान बनाना था। ये फैक्ट्स यही बताते हैं कि ये लड़ाई धर्म से कहीं ज्यादा सत्ता और सियासत की लड़ाई थी। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि अगर उस दिन खानवा के मैदान में बाबर के पास वो तोपें ना होती, या अगर सिलहदी ने वो धोखा न दिया होता, तो क्या आज हमारे देश का इतिहास कुछ और होता? ये सोचने वाली बात है ना?